हेलो डियर लर्नर्स। क्या आप भी हर बार नेगेटिव मार्किंग से डर जाते हैं और सोचते हैं कौन सा उत्तर सही होगा? तो चलिए आज हम जानते हैं उस साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी को जो आपको नेगेटिव मार्किंग से डर से बचाएगी और आपको टॉपर बनाएगी। तो चलिए जानते हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में। नेगेटिव मार्किंग से हर स्टूडेंट को डर लगता है। तो चलिए आज हम जानते हैं ऐसे रिसर्चेस के बारे में जिसमें नेगेटिव मार्किंग के संबंध में कुछ रिसर्चेस किए गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, आइटम एनालिसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यह एक रिसर्च की गई थी धर्मेंद्र कुमार एवं अन्य के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि किस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के संबंध में किसी टूल को इस्तेमाल करते हुए एक एनालिसिस की गई और जिसके बेस पे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन में जो हमें देखने को मिलता है कि किस पर स्टडी की गई थी, तो एमसीक्यूज स्टडी की गई थी और मोस्टली ऐसे स्टूडेंट पे जो इंडियन मेडिकल या एकेडमिक एग्जाम्स को अपीयर हो रहे थे। और इनकी रिसर्च में, इनकी रिपोर्ट में जो एनालिसिस की गई और पाया गया कि जो टिपिकल डिफिकल्टी इंडेक्स होता है ये किसी भी एवरेज स्टूडेंट का, तो आंसर करने की जो एबिलिटी होगी करेक्ट आंसर्स की, वो कॉमनली 40 to 70% की रेंज में होती है और अधिकतम टेस्ट्स में, क्लस्टर्स में यह 50 से 60% तक एक्यूरेसी या करेक्ट आंसर्स कोई छात्र करता है। और इसी को अगर हम इनकरेक्ट आंसर्स या नेगेटिव मार्क या नेगेटिव आंसर्स की बात करें या एरर्स की बात करें, तो इसका रेट जो है वह डिफर कर जाता है 40 से 50% तक। तो यह एक एवरेज स्टूडेंट की स्टडी की गई थी इनके द्वारा, धर्मेंद्र कुमार की और अन्य के द्वारा। तो इसमें जो हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो जो डिफिकल्टी जो हम इंडेक्स देख रहे थे, जो कैलकुलेट किया गया है कि डिफिकल्टी वाइज एरर एनालिसिस करें, जो एक सामान्य ट्रेंड होता है उस पे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्टी को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: हार्ड, मॉडरेट, इजी एंड वेरी इजी। किसी भी प्रश्न पत्र में इसी तरह का पैटर्न देखा जाता है। तो जब हम बात करते हैं एवरेज करेक्ट आंसर्स की या एवरेज करेक्ट रेट की, तो हार्ड क्वेश्चन में यह हमेशा 30% होता है। 30% करेक्ट आंसर मीन्स जो एक्सपेक्टेड एरर है, किस केस में, जब हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 70% हमारा एरर होता है या किसी भी एवरेज छात्र का एरर 70% तक जाता है इन केसेस में, हार्ड क्वेश्चन के केस में। परंतु जब मॉडरेट के केस में हम जाते हैं तो करेक्ट आंसर का परसेंटेज एंड एरर का परसेंटेज 50-50 हो जाता है। एंड इजी 70% करेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं और 30% एरर के चांसेस होते हैं। और सबसे सरल क्वेश्चंस जिसको हम रेट कर सकते हैं 0.8 से 1 तक, वो उसमें करेक्ट आंसर्स के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जो हर छात्र बनाने की क्षमता रखता है, वो लगभग 85%। और उसी तरह नेगेटिव जो और कम हो जाते हैं 15%। तो ये जो कॉलम है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम हमें रिप्रेजेंट करता है कि जब ऐसे एग्जाम जिनमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती है, तो डिफिकल्टी टू इजी लेवल पे ये आंसर्स का जो हमारा पैटर्न है, एरर का जो पैटर्न है, वो घटता रहता है। सिमिलर केस जब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पेपर या ऐसे एग्जाम पैटर्न जिनमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होती है, तो वहां पे एरर परसेंटेज देखिए किस तरह बढ़ जाते हैं। अगर वो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं तो एरर के पॉसिबिलिटी 88% बढ़ जाते हैं, या 88% मीन्स 100 क्वेश्चन में हम 88 क्वेश्चन गलत करने की संभावना किसी छात्र की होती है। परंतु मॉडरेट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें यह ट्रेंड 63% तक हो जाता है, इजी में 38% और वेरी इजी में 19%। तो हमें एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए या किसी भी छात्र को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए,
ये आप सब जानते हैं, अपने कोचिंग्स में, अपने टीचर्स से आप सब ने सुना होगा कि सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन बनाएं और उसी पैटर्न में ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। तो चलिए, ये एक जो हमने स्टडीज कहीं से या जो स्टडीज की गई है उनमें जो रिपोर्ट्स आई है उसकी बात की। इसके पीछे मोटिवेशन, जब हम एग्जाम में अपीयर होने जाते हैं तो उसके पीछे मोटिवेशंस और हमें क्या माइंडसेट रख के एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए या एग्जाम हॉल में जाना चाहिए, उसकी अगर हम बात करें तो पहली बात होती है, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि किसी भी छात्र को डराया जाए। ये हमें रिवॉर्ड करती है हमारी एक्यूरेसी को, या किसी छात्र की एक्यूरेसी को नेगेटिव मार्किंग रिवॉर्ड करती है। मीन्स जो छात्र एक्यूरेट आंसर्स करें, स्टूडेंट एक्यूरेट आंसर्स करें, उन्हें ज़्यादा फायदा होता है। दूसरी बात कि हमें फोकस करना है अपने कॉन्फिडेंस पे, डरना नहीं है एग्जाम में जाने से पहले, और हमारा एम होना चाहिए स्मार्ट अटेम्प्ट्स का। क्या होना चाहिए हमारा एम? स्मार्ट अटेम्प्ट्स का हमारा एम होना चाहिए, ना कि हम क्या करें, स्मार्ट अटेम्प्ट करें और हम ब्लाइंड गेसेस करने से बचें किसी भी एग्जाम में। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, या किसी भी छात्र को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अन्य बातों में हम बात करें कि हर जो क्वेश्चंस होता है उसका आंसर करना हमें जरूरी नहीं है। हम किस तरह से स्मार्टली स्किप करें और उससे ज्यादा अपने आप को सेव करें, है ना, या वल्नरेबल करे कि वन आंसर या एक आंसर हमारा वैल्यूएबल हो, करेक्ट हो। तो हमें स्किप करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हैं या उसको देते हैं। अगला हम क्या करें, तो हम प्रैक्टिस करें, 10 से 15 मॉक टेस्ट हम जरूर दें किसी भी एग्जाम में उतरने से पहले या एग्जाम को फाइनल एग्जाम देने से पहले, जिससे हमारी क्या होगी, हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। नेक्स्ट, हमें एग्जाम सेंटर में अपने आप को काम रखना है, प्रेशर को नहीं आने देना है, प्रिसीजन को इम्प्रूव करना है। प्रिसीजन कैसे इम्प्रूव होगा? ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। अगला जो हमारा सेकंड स्टेप हम बात करते हैं या स्ट्रेटेजी जो हम बात करते हैं, तो हम ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करें जिसमें हम हमारे एरर के चांसेस को रिड्यूस कर पाए, जो हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख रहे थे, हाई, मॉडरेट, इजी एंड वेरी इजी के रूप में। तो चलिए, जो यूजुअली हम सभी ने सुना है कि 3 स्टेप्स रूल्स हमें एग्जाम में फॉलो करना चाहिए, और 3 स्टेप रूल्स हमें बताता है कि हम किस तरह हमारे आंसर्स को या हमारे क्वेश्चंस को अपीयर हों और उसके आंसर करें। तो स्टेप 1 ये कहता है कि हम अटेम्प्ट उन क्वेश्चंस को करें जिसका श्योर शॉट हमें आंसर पता हो। और वो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं? या तो वो इजी क्वेश्चन होंगे या वो हमारे वेरी इजी क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो हमें फर्स्ट राउंड में अपीयर करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें मॉडरेट और हार्ड भी हम सॉल्व कर पाते हैं, जिसे हमने प्रैक्टिस में किया होता है। तो राउंड 1 में हमें कौन से आंसर करने होते हैं? श्योर शॉट। राउंड 2 में ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है जिसमें हमें दो को ऑप्शंस में डाउट हो, तो जिसको हम कैस भी कर पाए। तो राउंड 2 जिस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की संभावना हो या जिनमें हमें दो क्वेश्चन में डाउट हो, राउंड 2 हमें उस तरह करना चाहिए। एंड राउंड 3 जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें स्किप करें अनश्योर क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे मार्क्स को सेव करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ जब हम नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये राउंड 3 हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि हमें लास्ट मिनट रश से बचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 या स्टेप नंबर 2 है, जिनमें हमें दो ऑप्शंस में डाउट होता है और हम लास्ट मिनट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ आंसर्स बढ़ाने के चक्कर में लास्ट मिनट में भी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें इससे बचना है। एंड नेक्स्ट
जो इस पूरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, वो स्ट्रेटेजी जो हमें एग्जाम के पहले अपनानी चाहिए वो है, हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए या स्ट्रिक्ट रहना चाहिए हमें अपने प्लान को, जो प्री स्पेसिफाइड टारगेट हम एग्जाम से पहले बना के जाते हैं उस पे डटे रहना है, अड़े रहना चाहिए, रहना है और हमें उसको पूरी तरह फॉलो करना है। तो चलिए बात करते हैं ये स्पेसिफाइड टारगेट हम कैसे बना सकते हैं, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने पूर्व में भी बात की थी, प्रीवियस स्लाइड्स में भी बात की थी कि हमने एरर परसेंटेज देखे थे, जो इंडियन स्टडीज हुई है उसमें नॉर्मली क्या कहता है 50 to 60% चांसेस होते हैं हमारे आंसर को करेक्ट होने के। और एरर जो होता है, सो एरर हमारा कितना हो गया 50 to 60 करेक्ट होने के चांसेस है। तो उसी तरह हमारे 10 to 40% चांसेस होते हैं कि हमारे आंसर्स क्या होंगे, गलत भी होंगे, रॉन्ग आंसर्स भी हम देंगे। तो यहीं पे हम एनालिसिस करके जाएं, प्री स्पेसिफाइड होके जाएं कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो उसी की एक एनालिसिस हमने यहाँ की हुई है, जो है फर्स्ट 10% एनालिसिस। तो यहाँ पे कुल जो क्वेश्चंस हमने लिए हुए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने जो जिस पे एनालिसिस की है वो है 150। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग जो है, एक क्वेश्चन पे, राइट क्वेश्चन पे हमें 1 मार्क्स मिलेंगे और जो हमारा गलत आंसर होगा उस पे हमारे 0.33 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इस तरह से टोटल 150 मार्क्स का हमारा एग्जाम है जिसका ये कैलकुलेशन है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्स जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर ST एंड SC स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 40% का कट ऑफ है, OBCs के लिए 45% का कट ऑफ है एंड UR के केस में ये कट ऑफ है 50% का। ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो हम देख रहे हैं पहले रो में, पहले कॉलम में जब हम बात करते हैं तो ये जो हम फर्स्ट रो देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सपोज माना है कि कोई अभ्यर्थी प्री डिसाइड करके जाता है कि वो 65 क्वेश्चन ही सॉल्व करेगा और वहां पे एरर परसेंटेज है उसका, अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 40% मार्क। तो अगर ये ST या SC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो क्या कर जाएगा, क्वालिफाइड कर जाएगा। परंतु ऐसे केसेस में एरर चांसेस जब हम 10% मान रहे हैं तो उसको यूजुअली कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अगर वो 75 अटेम्प्ट करता है और 10% का एरर मानते हैं तो 7.5, तो हम 8 क्वेश्चन हमने मान लिए कि गलत होंगे तो 67 सही होंगे। तो उस तरह वो 64 मार्क्स ला पाएगा और 42% उसके अचीव होंगे। तो वो 40% के क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहा है, तो एक तरह से वो क्वालिफाइड हो जाएगा अगर वो ST और SC कैटेगरी से बिलोंग करता है। परंतु OBC के केस में जब वो 85 क्वेश्चन सॉल्व करता है और 9 गलत करता है, उस केस में वो 48 ला पाएगा। दैट मीन्स 45% पे वो क्वालिफाई कर पाएगा फॉर OBC कैटेगरी। और जनरल के केस में अगर हम बात करें तो उसे प्री डिसाइडेड करना होगा, 95 क्वेश्चन वो करेगा जिसमें 10 क्वेश्चन या 10% का एरर मीन्स 9.5 क्वेश्चन, मीन्स 10 क्वेश्चन उसके गलत हो सकते हैं। तो 85 मार्क्स उसके सही होंगे, माइनस कुछ मार्क्स होंगे, 81 उसके आएंगे, तो वो भी मोर देन 50% ला के क्वालिफाई कर सकता है। और इसी तरह अगर वो ज़्यादा अटेम्प्ट करे 100 क्वेश्चन उसमें एरर, तो उस तरह भी क्वालिफाई होगा। 105 करता है तो कितना एरर का चांसेस, तो 10% हम मिनिमम एरर है जो कोई भी छात्र करता है। और जो हमने बात की है, जो हमने आपको रिसर्च पेपर दिखाया था शुरुआत में इस वीडियो के, आप पुनः जाके देख सकते हैं। तो उसमें हमने बात की थी, हमने बताया था कि 40% टू 60% भी स्टूडेंट एरर करते हैं। तो 60% एरर करने वाले छात्र तो कहीं से भी क्वालिफाइड नहीं कर सकता।
और आगे हम और देखने का समझने का प्रयास कर सकते हैं कि वो सेफर जोन क्या होता है, जहाँ पे एक छात्र कितना अधिकतम एरर करे जिससे वो क्वालिफाइड हो। तो इसी तरह और आगे हम बढ़ते हैं। हमने 20% एरर पे भी इसको कैलकुलेशन करके देखा है कि 20% पे अगर कोई छात्र एरर करता है, और फिर वही बात कि एससी कैटेगरी में अगर वो एससी एसटी से बिलोंग करता है तो प्री स्पेसिफाइड करें 85 क्वेश्चन उसको बनाना है, उसमें से 17 गलत होते हैं तो उसके 41% मार्क्स आ सकते हैं और वो क्वालिफाई कर सकता है अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जब वो 150 क्वेश्चंस का एग्जाम हो। उसी तरह 90 क्वेश्चन सॉल्व करता है, 20% का एरर होता है तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। बट अगर कोई यूआर और ओबीसी का स्टूडेंट इतना कम टारगेट लेता है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो ओबीसी कैटेगरी में मिनिमम 95 क्वेश्चन करें, 20% का एरर होगा तब वो 46 क्वेश्चन अचीव कर पाएगा। देन आगे बढ़े 100 क्वेश्चन करें तब भी 20% का एरर 48, तो ये ओबीसी के लिए एक तरह से सेफर जोन हो सकता है। परंतु यूआर के लिए उसे मिनिमम 105 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ 20% ऑफ एरर, तब वह अपने 50% को अचीव कर पाएगा। और वैसे ही 110 क्वेश्चन करने पे वो 53, तो ये यूआर के लिए एक सेफर जोन हो सकता है विथ 20% ऑफ एरर। तो इसी तरह आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम देख रहे हैं कि 30% अगर एरर होता है किसी छात्र से तो क्या उसकी संभावनाएं बनती हैं। तो इस सिचुएशन में तो किसी भी कैटेगरी में संभावना नहीं बनेगी और ये बहुत नेक टू नेक है। तो ये ऐसे परसेंटेज या ऐसा प्री डिसीजन लेना हमेशा घातक होता है। इतने मिनिमम क्वेश्चन करना भी हमारे लिए रिस्की होता है, बट जब हम 30% का एरर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो 105 क्वेश्चन अगर हम करते हैं, 30% का एरर है, तब जाके कोई एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा 150 मार्क्स के विथ नेगेटिव 0.33 मार्क्स में वो क्वालिफाई करने की उसकी संभावना बनती है। उसी तरह 110 क्वेश्चन में संभावनाएं और बढ़ेगी, 115 क्वेश्चन में संभावनाएं और बढ़ेगी, ठीक। और ओबीसी की रेंज अगर हम सेफर रेंज माने तो 120 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें, 30% का एरर के साथ में 72 मार्क्स बनेंगे, 48% होगा। तो यहाँ पे ओबीसी के क्वालिफिकेशन की संभावना यहाँ से बढ़ती है। इन केस ऑफ यूआर 130 क्वेश्चन करने होंगे उसे, 40 आंसर गलत हो सकते हैं तो भी 52% वो अचीव कर सकता है यूआर का स्टूडेंट। बट किस केस में, जब हम एरर को 30% का मान रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम 40% एरर के केस में। तो यहाँ पे भी क्या संभावनाएं बढ़ती है। मैक्सिमम अटेम्प्टेड क्वेश्चन आउट ऑफ 150, हमने यहाँ 115 से चालू किया है क्योंकि एरर का परसेंटेज बहुत हाई हमने एज्यूम किया है और इस परसेंटेज ऑफ एरर में सिलेक्शन की संभावनाएं कम होती जाती है, ठीक है। तो 115 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है और 40% एरर हो तो 46 आंसर्स गलत, तो उसके मार्क्स बन रहे हैं 53 और परसेंटाइल बन रहा है 35, नहीं क्वालिफाई कर सकता। 37 में भी कोई भी कैटेगरी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, 39 में भी कोई नहीं कर पाएगी, और 40 ये भी बहुत अनरियलिस्टिक हमें नजर आता है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए एज्यूम किए हुए। और 135 क्वेश्चन अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा अटेम्प्ट करता है विथ 40% ऑफ एरर, तब जाके वो 42% बना पाता है और अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करने में सक्षम हो पाएगा। परंतु एरर परसेंटेज और ये इतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जिसमें हमने जो 3 स्टेप्स रूल की बात की थी, वो इसमें फॉलो करना कहीं भी रियलिस्टिक नहीं लगता है। देन 140 क्वेश्चन में 43% बना पाएगा, 145 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन बना पाएगा, और 150 क्वेश्चन पूरे वो अटेम्प्ट करता है विथ 40% ऑफ एरर इन 60 गलत क्वेश्चन में, तो वो 46% मीन्स ओबीसी कैटेगरी के लिए तो ये रियलिस्टिक लगता है, पर यूआर कैटेगरी के लिए ये रियलिस्टिक नहीं होता है। दैट मीन्स अगर कोई भी बच्चा 40% एरर कर रहा है तो उसकी सिलेक्शन की संभावनाएं
बहुत कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो सेफर जोन क्या है कि जहां पे बच्चे कितना परसेंटेज ऑफ एरर करें, तो वहां पे हम बात कर सकते हैं पूरी एनालिसिस को करने पे कि कोई भी बच्चा 20 से 30% का एरर अगर वो लगातार कर रहा है, मॉक टेस्ट में कर रहा है अपनी एनालिसिस करके, अगर वो इस जोन में आता है 20% से 30% के जोन में और प्री डिसाइड करके जाता है कि उसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो एक वो अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है उसके लिए। देखिए, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है इसमें कि भाई हमें क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी को टारगेट करना है। और कितनी एक्यूरेसी टारगेट करनी है? 75% या उससे अधिक, जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें। मीन्स करेक्शन परसेंट हमें 50% से ज्यादा रखना है, जो कि हमने शुरुआत में स्टडी में देखा था। किस तरह हम इसे अचीव कर सकते हैं? तो प्रैक्टिस सेक्शंस के द्वारा या मॉक टेस्ट्स के द्वारा हम अपनी नेगेटिव मार्क्स को स्टिमुलेशन कर सकते हैं या उसको हम पता कर सकते हैं। और यही मॉक टेस्ट के द्वारा जो हमें हमारा एरर पैटर्न पता चलेगा कि अगर हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया और 150 में हमने 80 सही किए, 30 गलत किए। मॉक टेस्ट 2 में हमने 90 सही किए, हमने 10 गलत किए। और मॉक टेस्ट 3 में हमने और कम अटेम्प्ट किया, 85 अटेम्प्ट किया और हमने केवल 10 एरर किए। तो इस तरह से हम हमारे एरर परसेंटेज को निकाल सकते हैं थ्रू डिफरेंट मॉक टेस्ट्स, और उनसे हम सीख ले सकते हैं कि आगे हमें गलती क्या नहीं करनी है। तो अंततः इस पूरे वीडियो को अगर हम सारांश निकालें तो हमें एक चीज, एक टारगेट की हमने बात की है, और यही हमें रिमेम्बर करता है कि जो भी सक्सेस है वो हमें अचीव कैसे होगी। नॉलेज हमें पढ़ के ही प्राप्त होगी, परंतु आगे जो इम्पोर्टेंट बनता है उसका गुणा जब तक एक्यूरेसी से नहीं होगा हम अचीव नहीं कर पाएंगे। प्लस एग्जाम में जाते समय हम कॉन्फिडेंस लें, और उस सभी को हमको डिवाइड करना है रिस्क से। मीन्स 3 स्टेप स्ट्रेटेजी का स्टेप 3 स्किप कैसे करें, क्योंकि स्किप जब हम अच्छे से कर पाएंगे तो ही हम अपने आप को रॉन्ग आंसर से सेव कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल, ये था इस वीडियो में पूरा सारांश कि हमें किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है और किस तरह से हमें एग्जाम में स्ट्रेटेजिकली उतरना है। थैंक यू so much for watching Agrinomics 360. Keep doing like and subscribe for such kind of video, and comment में बताएं कि मॉक टेस्ट को हम किस तरह लेते हैं। Thank you so much for watching.